गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपना हिंदी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसकी जो बुक है सृजन, उसके गद्य भाग में अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ लिया बहे, दूसरा है अपना बाजार दर्शन। ये देखिए 2-3 चैप्टर आपके गद्य के हैं, ये थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, इसलिए एक बार अपन इनको पढ़ लेते हैं, फिर अगर अपने को नहीं समझ में आएंगे अपन रिवीजन कर लेंगे इनका। तो अभी एक बार पढ़ते हैं अपन बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का। इनका जन्म 1905 में, मृत्यु इनकी 1988 में। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोविज्ञानी कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। कथा साहित्य का इनको जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक रहे हैं। चिंतक मतलब इनके लिए व्यंजना करने वाले, चिंतन करने वाले। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने आत्मसात किया। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उनके कहानी संग्रह है वातायन, एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक है। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहकर महिमामंडित किया था। गद्य में भी आपको परिचय पढ़ना है, ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको गद्य का परिचय याद करना है या पद्य का। फिलहाल आपके देखिए जो सिलेबस में संशोधन आ रहा है उसमें 12th क्लास में जो व्याकरण के टॉपिक है केवल थोड़ा सा उन्हीं में संशोधन आया है। आपके चैप्टर में अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है, तो अभी अपन को एक बार सभी पढ़ने हैं। आगे अगर कोई चैप्टर में कम होता है देख लेंगे। फिलहाल आपके चैप्टर में अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहकर महिमामंडित किया। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपराएं, बाजारवाद मतलब ज्यादा बाजार का बोलबाला पर गहरा मंथन किया गया है। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार है। यह विक्रेता और क्रेता, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के मन में संतोष और तृप्ति का भाव जगाता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ और उसके प्रदर्शन का साधन बना दिया। दंभ यानी अभिमान और प्रदर्शन यानी मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। तो वो चीज़ क्या है? केवल एक दंभ है, एक अभिमान है, और यही आर्थिक संपन्नता का दिखावा है। इसे बाजार में कपट बढ़ता है और कृत्रिम अभाव बनता है तथा महंगाई बढ़ती है। ग्राहक और विक्रेता दोनों में कपटपूर्ण व्यवहार हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहा है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रहण अर्थव्यवस्था के लिए घातक, धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष और तृष्णा व ईर्ष्या की वृद्धि के लिए होता है ना। इसको आप ध्यान से समझिए, ये हमें सबको समझा रहा है यहीं पे कि धन का दुरुपयोग और दंभ हानिकारक है। धन का गलत उपयोग करना और केवल इसको दिखावे के लिए उपयोग करना, दिखावे के लिए लुटाना, उपयोग क्या करना, उसको लुटाना कहेंगे या अनावश्यक खर्च कहेंगे। वही बाजार हमारी केवल संतुष्टि के लिए होता है, न कि हमारे अंदर किसी प्रकार का असंतोष बढ़ना या तृष्णा पैदा करना उसकी कार्य होता है। तो अब अपन चैप्टर पढ़ेंगे बाजार दर्शन। अब देखो, एक बार की बात कहता हूँ। मेरे एक मित्र थे, वो बाजार गए तो कोई एक मामूली चीज़ लेने गए थे, लेकिन लौटे तो एकदम बहुत से बंडल भर के उनके सामान उनके पास था। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ गई थी, मतलब अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि यह जो साथ गई थी तो इतना सामान तो लाना ही था। उनका आशय था कि पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ।
आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। इस भाषा को आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको समझा दूं कि ये कहा जाता है कि उनका कहने का मतलब है कि भाई मेरे साथ मेरी पत्नी थी तो ये इतना सामान लाना तो इसी की महिमा है, अर्थात ये तो लेडीज़ की आदत होती है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, सतीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, है ना। यानी ज़्यादा शौक सामान खरीदने का ये अगर औरतों को नहीं होगा तो और किसे होगा, उनका कहने का ये तात्पर्य है। फिर भी सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व को महिमा सा विशेष है, यानी वो कह तो रहा है कि पत्नी लेकर आई, लेकिन लेकर आई इसका मतलब क्या है, क्यों लेकर आई, क्योंकि इसमें किसी एक और मूल तत्व का महिमा का प्रवेश है और वो है बाजार का जादू। यानी मार्केट जाने के बाद हम पे उसका जादू इस प्रकार हावी हो जाता है कि हम न चाहते हुए भी अनावश्यक वस्तुएं ले लेते हैं, क्योंकि वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इतना सजाकर बाजार को रखा जाता है, इतना एक लालायत रूप उनका दिया जाता है कि हम नहीं चाहते हैं, फिर भी कई बार अनावश्यक खर्चे हमारे से हो जाते हैं। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसे में वो जादू होता है, वो अपने आप को स्वयं ही बढ़ा लेता है। कैसा, पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है। अगर पैसा है पास में तो स्वतः ही हम आसपास चीज़ों का ढेर लगा के रखते हैं। अगर किसी पैसे वाले को देखे तो उसको हमें कैसे पता चलता है कि ये पैसे वाला है, कैसे, अलग अलग प्रकार की उनके पास चीज़ें हमें मिलती है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई पैसे वाला है ना। अपन भौतिक वस्तुओं को देख कर ही तो कहते हैं कि पैसे वाला है। साधारण अगर वो इंसान रहेगा, साधारण उसका घर होगा, साधारण उसके घर में सामान होगा तो हम कैसे कहेंगे ये पैसे वाला है। हमें उनके घर में अलग अलग प्रकार के अत्यधिक सामान दिखेंगे जो हमें साधारण घरों में नहीं मिलते, तभी तो हम तुलना करेंगे कि हाँ ये पैसे वाला है। तो वही बात है कि पैसा अपने पास टाल टोल यानी अपने आसपास सामान न जमा करे तो फिर उसकी बात ही क्या। हम किसी का बैंक बैलेंस थोड़ी देखने जाते हैं, हम तो उनके घर में भौतिक वस्तुओं को देख कर ही तो कहते हैं हाँ पैसे वाला है। गाड़ी खड़ी है, 2 गाड़ियाँ खड़ी है, ये खड़ी है, वो खड़ी है, घर में अलग अलग चीज़ें पड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े हैं, तो हम ये कहेंगे ना हाँ पैसे वाले हैं। तो अपने आसपास ताम टोल जोड़ता है पैसा। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, दिख जाते हैं वो अपने आप ही। बड़ा सारा आलीशान घर है तो स्वतः ही हम कहते हैं, अब जिसके आलीशान घर होगा हम ये थोड़ी कहते हैं ये तो गरीब आदमी है, नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो आलीशान घर हमें स्वतः दिखाएगा कि ये पैसे वाला आदमी है। तो वो कह रहा है कि मकान असबाब कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, पैसे की उस परचेसिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, यानी उस खरीदारी में ही उस पैसे का मजा है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। कई व्यक्तियों की कोई हम इसके लिए कह सकते हैं कि कुछ एक व्यक्ति जो पैसे वाले होकर भी साधारण रहने की जिनकी आदत होती है, तो लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं, है ना। बड़े बूढ़े लोग हैं वो जोड़ते हैं और बच्चे उनके खर्चते हैं, तो जोड़ते जाते हैं। वे पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। यानी हम उनको नहीं कह सकते कि भाई आप पैसे वाले हो, इतना खर्च करके दिखाओ तब मैं जानूँ आप पैसे वाले हो। उनको खर्च करने की आदत नहीं होती है, वो संयमी होते हैं, तो वो अपने आधार पर ही उतना ही खर्चा करते हैं। पैसा बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं। पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उनको दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है कि हाँ हमारे, जैसे अपन कहते हैं ना बाणीय लोग, है ना, तो उनके पास पैसे होते हैं लेकिन खर्च नहीं किए जाते और वो एकदम सिंपल सीधे रहेंगे, लेकिन पैसा बहुत होगा। कहते हैं ना वो दांत से पकड़ के रखते हैं, तो वो स्थिति है, वो बहुत संयमी होते हैं। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। मित्र ने कहा, मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया।
अब तो रेल टिकट के लिए भी नहीं बचा, यानी उसके लिए बचा हो तो भी बहुत है। तब मैंने माना कि पैसा होता और सामान आता है। वह सामान जरूरत की देख कर नहीं आता, परचेजिंग पावर के अनुपात में आता है। जिस पैसे वाले अपन कहते कोई व्यक्ति है तो अपन उसकी खरीदारी को देखकर कहेंगे हाँ भाई बहुत पैसे खर्च करके आए, पैसे वाले हो। तो अगर अपन किसी को पैसा वाला कहते हैं तो फिर उसकी परचेजिंग पावर के लिए वो पैसा खर्चता है, अपने आप के उस दिखावे के लिए वो खर्चता है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं तो मेरे को खर्चना है, समझ गए। तो वो खर्चा हमें दिखाता है कि इसके कितनी पावर है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे भूलना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है और वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक लिया है। नाहक मतलब बिना मतलब लिया है। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? तुम्हारे लिए ही है। कुछ नहीं चाहते हो तो भी मुझे देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। अपन देखते ना कई दुकान वाले, कोई बात नहीं आपको लेनी नहीं, आप देखो तो सही। तो उनको पता है देखने के बाद हमारा मन आकर्षित होगा उस चीज़ से और हम उसको खर्चेंगे। तो वो चीज़ है कि वो चलाकर हमें अपने पास बुलाता है। तो मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। कुछ नहीं चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, यानी बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं उनमें हम जाने के बाद कुछ न कुछ लेने के लिए स्वतः ही बाध्य हो जाते हैं, है ना। तो वो मूक आमंत्रण है, चुप रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। लो ही, कोई दुकान वाला भी आपको फोर्स नहीं करेगा, लो ही, बड़े शोरूम वाला, है ना। लेकिन फिर भी हम वहाँ से लिए बिना नहीं उतर सकते, तो उसे कहेंगे मूक आमंत्रण। भाई कुछ छोटी मोटी दुकानें वाले हैं उन पे अपन चढ़ जाते हैं तो भी अगर अपन नहीं ले तो भी वो हमारे पीछे पड़ते हैं, नहीं नहीं आपको लेना ही होगा, लेना ही होगा, एक तो ले जाओ, आधा ले से, है ना। लेकिन जो बड़े बड़े शोरूम से वो अपना मूक आमंत्रण यानी उनकी सजावट, उनका जो बाह्य आवर्तन है वो हमें आकर्षित करता है और हम स्वतः ही चले जाते हैं। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में ये खूबी है कि आग्रह नहीं है, तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और वह चाह उससे जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है। बड़े स्तर पे अगर हम किसी बड़ी दुकान में चले गए तो हमें लगेगा हमारे पास पैसे पूरे नहीं हैं, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना अपरिमित है और यहाँ कितना अतुलित और वो है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ कितनी और ऐसी मनमोहक चीज़ें हैं जिनमें हमें मन आकर्षित होता है। अगर कोई एक चीज़ हम निश्चय कर ले वो खरीदनी है तो हम वो खरीद लेंगे, लेकिन आमंत्रण इतना मूक और इतना प्रभावी होता है कि हम उससे जुड़े बिना नहीं रह पाते। कोई अपने को न जाने, कोई अपने को न जाने तो बाजार चौक उसे कामना से विकल बना दे। यानी अगर हमें पता नहीं कि हमें क्या लाना है तो जो बाजार के चकाचौंध है वो हमारे मन को क्या कर देगी? व्यथित कर देगी। क्यों? क्योंकि अगर हम निश्चित होकर नहीं जाएंगे ये चीज़ लानी है तो वहाँ जाकर हम भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक से बढ़कर एक चीज़ें हमें दिखाई देगी तो हम उनमें भ्रमित हो जाएंगे। कोई अपने को न जाने तो बाजार चौक उसे कामना से विकल बनाकर छोड़ दे। कामना से मतलब इच्छा से, विकल मतलब दुखी करके छोड़ दे। विकल क्यों? पागल, दुखी नहीं केवल पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। यानी इच्छाएं और लालसाएं उसमें केंद्रित नहीं पाती और वो फिर किसी प्रकार के निर्णय पर नहीं पहुंच पाता कि कौन सी चीज़ उपयोगी है, वही हमें खरीदनी चाहिए। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर से पहले गए बाजार, कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ।
मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखने गए थे। मैंने कहा बाजार देखते क्या करे? क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, यह समझ नहीं आया कि क्या लूँ। सभी कुछ तो लेने का मन था और किसी एक चीज़ को लेने का मतलब था कि शेष सारी को छोड़ देना, और मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ला पाया। तो समझ गए आप? यहाँ कहने का मतलब क्या है कि वहाँ की जो चकाचौंध थी वो इतनी ज़्यादा आकर्षित कर रही थी कि एक अगर उसके लिए झुक जाएं तो यहाँ तो नाराज हो जाएंगे, है ना, मन में ऐसे रहेगा वो नहीं ली मैंने, तो कोई एक इसका प्रमुख इलाज नहीं था। तो उसके लिए है कि भाई अगर हम बाजार जाते हैं, अगर हमारा मन निश्चित नहीं है तो बाजार हमें भ्रमित कर सकता है, ये लो ये लो ये लो, तो उसमें हम क्या हो जाएंगे? भ्रमित हो जाएंगे। तो हमें किसी एक चीज़ का निर्णय करके रखना होगा। तो यही कहा है कि पर मैं कुछ नहीं ला पाया इसलिए मुझे खेद है। तो ये किस लिए कहा गया है कि बाजार हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है। अगर हम निश्चित करके जाते हैं ये लाना है तो हम वो चीज़ लेंगे और आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाजार में इच्छाएं बढ़ती है, इसलिए वो कह रहा है कि फिर मैं कुछ नहीं ले पाया। मैंने कहा खूब है, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हैं तो सब और जो चाह है वो हमें भी घेर लेगी और तब परिणाम त्रास होगा। इच्छा नुकसानदायक होगी, गति नहीं होगी, और उस इच्छा में गति भी नहीं होगी। अब देखिए, पर मित्र की बात ठीक थी। कैसे? अगर ठीक पता नहीं कि क्या लेना चाहते हैं तो सब और की चाह हमें घेर लेगी और तब हमारा जो परिणाम होगा वो दुखी होगा, उसमें गति नहीं होगी, ना ही उसमें कर्म होगा। बाजार में एक जादू है। बाजार एक क्या है? चकाचौंध की चीज़ है। तो बाजार में जादू है, बाजार में एक जादू है। वह जादू हमारे किस राह में काम करता है? वह रूप का जादू है। और जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, चुंबक क्या करता है? लोहे को अपनी ओर खींचता है, तो चुंबक का जादू लोहे पर काम करता है। वैसे ही इस जादू की निर्भरता जब इस विषय की निर्भरता समझते हो ना, जब हमारे मन में कोई चीज़ के लिए निश्चितता हो जाए कि हमें ये करना है, तो जैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, वैसे जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी इस हासिल में जादू का असर नहीं होता। जेब भरी हुई हो और मन खाली हो। जब हम जब हम मार्केट जाते हैं तो मन में अगर हम किसी एक चीज़ का निश्चय करके नहीं जाते कि हमें ये लेके आना है, तो जब हमारे में निश्चित नहीं होता तब हमें वो बाजार की चकाचौंध घायल कर देती है। मतलब हमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और वही बाजार की चकाचौंध हमें कब हावी नहीं होती? जब हमारे मन में निश्चितता होती है कि हमें ये लाने जाना है और ये लेकर आना है, उसके बाद हम कहीं पर नहीं अटकते। तो इसी के लिए कहा गया है कि बाजार में एक जादू है और वो जादू बादलों की आँखों की राह काम करता है। आँखों की राह मतलब आँखों से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। ठीक है, आज आपको यहीं तक पढ़ना है इसका, कल यहाँ से आगे पढ़ा देंगे। आपको यहाँ तक पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनाने हैं। ठीक है।